अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज हम कह सकते हैं कि वीक का लास्ट डे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और आज के दिन मार्केट में पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस फाइनली विटनेस की गई है। पूरे वीक के अंदर इन्वेस्टर्स भी वेट कर रहे थे, कॉशियस स्टैंस था, लेकिन वेट यही था कि हाउएवर फ्राइडे के दिन इन्वेस्टर्स को जो एक खुशी ज़रूर मिलेगी और यही हुआ। आज के दिन दो ट्रेडिंग सेशंस थे फ्राइडे के दिन और हमने स्टार्टिंग ऑफ द डे थोड़ा सा लो मार्केट में एक 10 टर्म्स की सिचुएशन देखी गई, लेकिन ओवरऑल क्लोजर टाइम पे मार्केट ने परफॉर्म किया, पॉजिटिव जो हम कह सकते हैं इंडेक्स ने पंच किया और फाइनली 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर हुआ। इट मींस कि ये एक रेजिस्टेंस, ये एक अनकन्वेंशनल सी चेंज या फिर एक हम कह सकते हैं थोड़ा सा कंट्रास्ट देखा गया है, जिसका इम्पैक्ट फाइनली पॉजिटिव डायरेक्शन में आया। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। वीकेंड रिपोर्ट देखते चलते हैं आज की मार्केट का क्या रैप अप रहा और पूरे हफ्ते की सिचुएशन क्या रही। तो वीकली रिपोर्ट के अंदर मंडे के दिन मार्केट के अंदर 45,600 44.09 पे क्लोजर रहा, 435.28 पे मार्केट में नेगेटिव चेंज रहा। इट मींस कि यहाँ पे जो मंडे का दिन था वो ज़्यादा नेगेटिव देखा गया था इस पूरे वीक के अंदर। 187.54 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए थे। ट्यूसडे के दिन मार्केट ने अगेन कुछ फ्लैट नोट रिदम जो है वो पंच किया था, लेकिन कह सकते हैं हम पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई थी। 45,731.70 पे मार्केट में क्लोजर रहा था, 87.61 पे पॉजिटिव चेंज, 274.24 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए थे। वेडनेसडे के दिन हमने फिर देखा मार्केट के अंदर नेगेटिविटी, बट हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन प्रोसेस भी था। 45,684.80 पे क्लोजर रहा, 46.90 पॉइंट्स नेगेटिव डिक्लाइन रहे एंड 145.04 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। लास्टली हम कह सकते हैं थर्सडे के दिन कुछ मार्केट में अगेन नेगेटिविटी देखी गई, दैट इज yesterday 45,441.10 पे क्लोजर रहा, 243.70 का डिक्लाइन देखा गया, 152.58 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। अगर आप वॉल्यूम्स वाइज बात करें तो ट्यूसडे के दिन जिस दिन मार्केट में थोड़ी सी पोजीशन स्ट्रांग हुई थी, वहां पे थोड़े से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम्स भी स्ट्रांग हुए थे। फ्राइडे के दिन आज के दिन मार्केट की एक अच्छी चेंज देखी गई है। पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा गेंस देखे गए हैं, 45,675.87 पे क्लोजर, 234.77 का इजाफा एंड 193.75 का कारोबार रहा। ओवरऑल अगर वॉल्यूम्स पे नजर डालें तो आज के दिन वो इन्वेस्टर जो वेट कर रहा था बाय ऑन डिप्स का, वो ज्यादा वर्कआउट करते हुए दिखाई दिया है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ओवरऑल टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, यानी कि ओवरऑल इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में, कमोडिटी प्राइसेस हाइक देखे जा रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, लोकल मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगी और इसके साथ साथ जितना रिएक्शन देखा जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है मार्केट में, तो क्या पॉलिसी रेट भी उससे इम्पैक्ट लेंगे, पॉलिसी रेट लेंगे तो फिर क्या जीडीपी ग्रोथ पे भी उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल हम कह तो सकते हैं कि एक जो टॉपिक है वो काफ़ी एक क्रॉनिकल टॉपिक है, यानी कि ये अभी देखा जा रहा है और आजकल की ही सिचुएशन को काफ़ी हद तक जो है वो उसकी रमाजी कर रहा है। तो आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद सिद्दीकी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं कराची बिजनेस फोरम एंड थिंक टैंक के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान असलम साहब, आप प्रेसिडेंट हैं काटी के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं राशिद साहब से। राशिद साहब, एक क्रॉनिकल टॉपिक देखा जा रहा है, बड़ा ही इन्फ्लेशन ने पूरी दुनिया में सर उठा लिया है और अगर दुनिया की बात करते हैं तो उसका एक डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आता है। कैसे देख रहे हैं ये जियो पोलिटिकल सिचुएशन को? पहले हम डिस्क्रिप्शन भी दे दें और साथ साथ ओवरऑल जो इसके डिफरेंट रिपरकशंस आ रहे हैं उनके ऊपर भी जो है वो आप नज़र डालें। देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान भी दुनिया के साथ है और इससे जो दुनिया के अंदर जो जियोपॉलिटिकल जो पोजीशन चल रही है, जो इकोनॉमी की पोजीशन चल रही है आफ्टर कोविड, वो कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका विक्टिम ना हो। ठीक है, इंफरादी तौर पे भी लोग इसके विक्टिम हैं और कारोबारी हजरात भी इसके विक्टिम हैं और मुल्क के अंदर अगर आप देखें तो दुनिया के तमाम ममालिक जो है इस वक्त इसके विक्टिम बने हुए हैं। और आफ्टर कोविड जो प्रॉब्लम पूरी दुनिया को फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस आपको मान लें बहुत ज़्यादा चलेगी। अच्छा, इसकी जो बेसिकली वजूहत रही, जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है वो ये रहा कि इत्तफाक से कुछ अल्लाह का करम रहा कि पाकिस्तान में जो कोविड के असरात थे वो कम थे, तो और फिर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से हमारा जो कारोबार था वो बंद नहीं हुआ, हमारी जो सनतें थी वो बंद
नहीं हुई। और इन्होंने जितनी तेजी से कोविड पे काबू पाया, बल्कि मेरे एक आर्मी के बड़े अफसर थे, मेरी जब उनसे भी गुफ्तगू हुई, मैंने उनसे पूछा कि आखिर हमने इसको कैसे काबू पाया, तो उन्होंने कहा भाई हमने जब ये मसला आया तो हमने एक एक पैसेंजर को बाकायदा ट्रेस करा। अच्छा। और उस वक्त कुछ पैसेंजर बाहर से आए थे, जो कुछ पैसेंजर इधर उधर भाग जाते थे, बोले Right. हमने उनको भी उनके पीछे पड़कर हमने उनको भी पकड़ा, और इन्होंने कुछ भी एक ऐसी पॉलिसी करी कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ कोविड के जो असरात थे वो ज़्यादा नहीं हो पाए। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर जो कोविड के असरात रहे, जिनकी वजह से दुनिया के अंदर 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे 20% लोगों ने काम करा, 30% लोगों ने काम करा, और फिर वर्क फ्रॉम होम आ गया। वर्क फ्रॉम होम से आप ऑफिस का काम तो कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री नहीं चला सकते। तो इंडस्ट्रीज होती हैं वो मुतासिर हो गई, इंडस्ट्रीज की जो पैदावार थी वो मुतासिर हो गई जी। एक इंडस्ट्री, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ इस वक्त इंटरनेशनल, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल वर्क फ्रॉम होम से इंडस्ट्री नहीं चल पाई, तो इंडस्ट्री की जो पैदावार थी वो कम हो गई। राइट। वो 25% रह गई, 30% रह गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई की डेफिसिट आ गया। जब डिमांड एंड सप्लाई के डेफिसिट आया तो डेफिनेटली जो उसकी ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन हो गई, वो ऊपर चले गई। पेट्रोल जितना निकलना चाहिए था शायद इस वजह से नहीं निकल पाया, इस वजह से ऊपर चला गया, या उसकी कोई और वजूहत है। लेकिन इसके साथ ही पैरेलल जो पेट्रोल था, इसने भी दुनिया को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हिट करा। बिल्कुल। जो पेट्रोल की प्राइसेस थी वो 3 to 4 टाइम ऊपर चले गई। हालांकि हमने कोविड के सिचुएशन में देखा था कि नेगेटिव साइड पे भी इंटरनेशनली ऑयल प्राइस गए थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। असल में वो इसलिए आई थी कि उस वक्त तक जो पैदावार थी वो उतनी थी, लेकिन जो उसकी डिमांड थी वो एकदम बिल्कुल डिजास्टर्स नीचे आ गई थी। क्योंकि पूरी दुनिया के जहाज ग्राउंड हो गए थे, ऑलमोस्ट 80% दुनिया की इंडस्ट्रीज 80% बंद हो गई थी, दुनिया की 80% इबादतगाहें बंद हो गई थी, दुनिया की 80% मॉल बंद हो गए थे, तो इसलिए उससे डिमांड कम हो गई थी। कंटेनर्स मौजूद नहीं थे, फ्रेट के चार्जेस बढ़ गए, ये तमाम चैलेंजेस थे। राशिद साहब, आपने बिल्कुल पॉइंट टेकन, आपका पॉइंट आ गया है। मैं सलमान साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। सलमान साहब, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ देख रहे हैं? थोड़ा सा रशिया एंड यूक्रेन का थोड़ा सा एक टर्मोइल देखा जा रहा था, जिसका फियर हम कह सकते हैं सेंटिमेंट्स बिल्डअप कर गया नेगेटिव साइड पे पूरी दुनिया के अंदर, और एक फ्राइटनिंग सिचुएशन लोकल मार्केट में भी हो गई। प्लीज़ देखिए, रशिया और यूक्रेन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो बेसिकली उस इम्पैक्ट से पूरा यूरोप और पूरा आप कहते हैं यूएस इकोनॉमी पे इम्पैक्ट था, बिकॉज वो डायरेक्टली लिंक था विद द ऑयल प्राइसिंग। आज आप $100 अ बैरल देख रहे हैं, और जो इस वक्त प्राइसिंग के ऊपर जो पेट्रोल की प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो इस वक्त बढ़ी हैं, वो वन ऑफ द प्राइम रीज़न थी कि रशिया हैज़ प्लेड आई वुड से कि एट अ राइट टाइम उसने बहुत उसको तरीके से, कंसिडरिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन है इस वक्त पूरी दुनिया में, और उस वक्त ऑयल के ऊपर जो ये इम्पैक्ट आया है, रिसेशन इज क्वाइट हार्ड वर्ड, थोड़ा सा ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा। नहीं, देखिए, रिसेशन करने का वर्ड यूज करने के लिए देखिए पॉइंट क्या है कि इस वक्त इंडस्ट्री इज कंसोलिडेटिंग। आप अगर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री को देखते हैं, मार्केट से ज़्यादातर पूरी दुनिया के अंदर स्मॉल बिजनेसेस सिवियरली इम्पैक्ट हुए हैं जी। आप क्योंकि मेरा डायरेक्टली लिंक्ड भी है विद इंटरनेशनल कंपनीज, एंड हमारा बिजनेस भी इसी नेचर का है, प्लस ट्रैवलिंग भी होती है। देयर आर इंसिडेंसेस जहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस को गवर्नमेंट ने बिठाकर सपोर्ट किया। हमारे इधर स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर इस वक्त जो कोविड का टाइम था, गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ वेरी सीरियस इम्पैक्ट, जिसको उन्होंने स्टेट बैंक के साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने जो इंसेंटिव्स दिए इंडस्ट्री को, अगर ये इंसेंटिव्स नहीं दिए होते तो आज इंडस्ट्री इस लेवल तक नहीं पहुंच सकी होती। बट नंदीलेस मैं आज ये बात आपके चैनल के तवस्सुल से कहता हूँ कि इस वक्त जो करंट जो प्राइसिंग की हाइप आई है ओवरऑल कमोडिटीज़ की, ग्लोबल जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप बढ़ गया, जैसे राशिद साहब ने बोला, इंडिकेट किया, राइट। उस डिमांड एंड सप्लाई की गैप की वजह से और प्राइसेस इंक्रीज की वजह से लिक्विडिटी क्रंच आ गया है। पूरी हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक्ड है। आप एडिबल ऑयल की प्राइस देख लें, जो $700 पर टन के हिसाब से था,
वो ऑयल आपके घर में भी यूज होता है, वो आज $1400 पर टन के हिसाब से एग्जैक्टली सर, हमारे पास सबसे बड़ा बोझ ही ऑयल का एक इंपोर्ट बिल के ऊपर है। एडिबल ऑयल इज क्योंकि ये तो कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल ये तो डे टू डे में यूज कर रहे हैं ना। इसका इम्पैक्ट किस पे है? 80% ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो उस तबके के ऊपर आते हैं। उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज, कॉटेज इंडस्ट्री या रिटेल आउटलेट्स। तो उनका पाकिस्तान इज नॉट डिफरेंट देन एनी अदर कंट्री, क्योंकि हमारी 200 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन इज हमारे पास, राशिद साहब ने जैसे बोला कि कोविड बड़ा स्मार्टली हैंडल्ड है और ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की कि हमें हमारे पास ये अल्लाह का करम रहा कि कोविड का वो मैग्नीट्यूड नहीं आया और वो उतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई जो पूरी दुनिया में हुई हैं। तो इस वक्त जो करंट चैलेंज है वो गरीब आदमी के लिए इस बढ़ती हुई ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस इंक्रीज आया और कमोडिटी प्राइसेस का इंक्रीज आया, एक प्लस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने बढ़ा दी, लिक्विडिटी का शॉर्टफॉल आया, तो इस वक्त गवर्नमेंट का पूरा स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ा दी। ये तो अभी बढ़ाई है, जब कोविड आ रहा था तो उस वक्त तो अग्रेसिवली कम भी की गई थी, 13.25 से 7% पे आ गई थी। अब जो है एंड टू एंड बोरिंग जो है वो 2 डिजिट नंबर से ऊपर चली गई ना, 9.5% तो कायबार हो गया। तो अब लेंडिंग का रेट 12-13-14% हो गया। इस बोरिंग के ऊपर अगर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज बोरो कर अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ी या फूड की प्राइसेस बढ़ी, या आप ये देखें टेक्सटाइल हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, बट 70% ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इज इम्पोर्टेड। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके पास पल्प, हमारा ताल्लुक पैकेजिंग इंडस्ट्री से, पूरी दुनिया में पल्प का क्राइसिस है। पल्प के क्राइसिस की वजह से जो लोकल मिलें भी पल्प जो पेपर प्रोड्यूस करती हैं, उनकी प्राइसेस ही इंक्रीज हो गई हैं। अब वो एंड यूजर तक जाती है एफएमसीजी को प्रोडक्ट, तो वो प्राइस कहाँ लॉन्च होती है? देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस जिसको ओवरऑल इस ग्लोबल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो देयर आर लॉट ऑफ मेजर्स व्हिच गवर्नमेंट हैज टू टेक टू कंट्रोल दिस चैलेंज एज वेल। दिस इज अ चैलेंज। राइट, दिस इज द चैलेंज। चलें जी, गुफ्तगू को जारी रखेंगे और मजीद जो है वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अभी अब चलते हैं ब्रेक के जानिब, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSP की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksp.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। राशिद साहब मौजूद हैं, सलमान साहब मौजूद हैं। राशिद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। राशिद साहब, ऑब्वियसली पल्प की बात हो रही है, तो पहले मैं पल्प का पूछते चलूँ, कौन से पल्प की बात हो रही है ये? और दूसरी बात, ये पल्प किस टाइप का पल्प है, तो कहाँ से मैसर होता है? एक्चुअली ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर ज़्यादा होता है और ये जंगल के अंदर जो लकड़ियाँ होती हैं उस लकड़ी से पल्प बनता है। तो फर्नीचर से नहीं बन सकता, जो पुराना फर्नीचर इतना बड़ी क्वांटिटी में आ नहीं सकेगा ना। अच्छा, चलिए एडिबल ऑयल का ये तो लाइटर नोट, ये एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं। एडिबल ऑयल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमारा इंपोर्ट बिल ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है डेली बेसिस पे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के गैप को कम करने के लिए हमने पूरी जान लगा दी है। क्या रॉकेट साइंस है जो एडिबल ऑयल पाकिस्तान में नहीं बन सकता? कतई रॉकेट साइंस नहीं है, और अगर इसके ऊपर हम काम कर लें तो आप यकीन माने कि हम अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डेफिसिट को कम कर सकते हैं, और सिर्फ एडिबल ऑयल के इंपोर्ट को बंद करके हम अपने डॉलर की कॉस्ट को भी नीचे लेके आ सकते हैं। अच्छा। और एडिबल ऑयल को अगर हम अपने पास ग्रो करें, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन सरसों है, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन कैनोला है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन सनफ्लावर है, और हम इस वक्त
22 करोड़ की आवाम होने के बाद और एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद भी आज हम तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज एडिबल ऑयल को हम ये इंपोर्ट करना बंद कर दें और अगर हम इसको अपने पास ग्रो करना शुरू कर दें तो ये पैसा हमारे बच सकता है। और यही एडिबल सर कैसे हम इंपोर्ट करना बंद कर सकते हैं जबकि हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट मौजूद ना हो? हम ये तो एक काफी हमारे बोल्ड सब्सिट्यूट ऑलरेडी मौजूद है, हमको सिर्फ ग्रो करने की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट का अगर एक्शन लेके और जो हमारे किसान है उनसे अगर बायबैक कर ले, जैसे हम एक जमाने में अपनी कॉटन को बायबैक क्या करते थे और हमारी कॉटन हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती थी, लेकिन आज वो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। आज हम अपनी कॉटन को पीनट प्राइसेस के ऊपर दूसरे मुल्कों में बेचते हैं और उसके ऊपर वैल्यू एडिशन वो कमाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम एडिबल ऑयल को की इंपोर्ट को खत्म करके अगर हम यहाँ पे ग्रोइंग करेंगे तो उसकी वजह से जो हमारे यहाँ बेरोजगारी है उसकी शरह हमारी कम होगी और हम इसी एडिबल ऑयल को अपने पड़ोसी ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइट, वी आर डूइंग जस्ट यू देखिए, दो जस्ट तीन यू चीजें से द तो नेम एंड वी आर हमारे- इंपोर्टिंग दैट प्रोडक्ट। हमारे हम दो थोड़ा सा से- उस पे वो नहीं कर रहे हमारे focus। 2 से 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर अगर गवर्नमेंट फोकस कर ले तो हम बहुत तेजी से अपने डेफिसिट के ऊपर काबू पा सकते हैं। राशिद साहब, बहुत सारी वर्जन प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम अभी तक हुआ ही नहीं है, यानी कि जिनके ऊपर स्टार्टिंग से हमने कोई इनिशिएट ही नहीं किया। तो आप समझते हैं इस टाइप की, जैसे अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो उसमें डिस्कवरीज होना भी इटसेल्फ एक अलग बात है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर ये बात की जाए कि एडिबल ऑयल, तो वो तो ग्रो करके हम आराम से देखिए, सनफ्लावर, कनोला ऑयल, कितने देखिए, सारी प्रोडक्ट्स मैं वही तो कर रहा हूँ कि असली तौर पे जो मुल्क की इकोनॉमी है ना, इसको मुल्क की नेशनल पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। और जो मुल्क की नेशनल पॉलिसी का अगर ये हिस्सा बनेगी और अगर उसके अंदर थिंक टैंक एक बनाया जाए और उस थिंक टैंक के अंदर उन लोगों को जरूर लिया जाए बजाय एसोसिएशंस के लोगों को। मेरा और सलमान, हम दोनों के एसोसिएशन से ताल्लुक है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ कि बजाय एसोसिएशन के लोगों को लेने के बजाय डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स और डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स को उस थिंक टैंक में रखा जाए और उसके ऊपर फिर अगर आप काम करने के लिए जब जाएंगे तो अभी देखें हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी बिना के पर हम डॉलर खाम में देते हैं। जैसे हमारे पास दुनिया के बेहतरीन किनू है, हम किनू के जूसेस इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन मैंगो है, हम मैंगो की जूसेस इंपोर्ट कर रहे हैं। हम 22 करोड़ की आवाम है और हम ये समझते हैं कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ 2 कराची और लाहौर रह गया। ऐसा नहीं है। आप यकीन माने, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की ब्यूटी है, अगर हम वहाँ पे अपने टूरिज्म को फरोज देखते हैं तो वहाँ पे हमारी कॉटेज इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ठीक है ना। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे ना, और हमारे पास टूरिज्म के लिए जितने टूरिज्म की फिर अगर हम बात करते हैं तो फिर वो एक अलग डिबेट हो जाती है, लेकिन आपने जिक्र कर ही दिया है तो हमें देखिए, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो भी कह रहा हूँ चाहिए। डिबेट करें। अगर डिबेट हो जाती है तो डिबेट करें, हम डिबेट Obviously, करेंगे तो किसी brainstorming के नतीजे बाद ही पहुंचेंगे। solutions आते हैं, right? इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे, इसके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अगर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ही हमारा फायदा होगा। हमको ये देखना पड़ेगा। बट वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें अच्छे होटल्स चाहिए। Exactly. हमें अगर वहां पर हम छोटे छोटे से रेस्ट हाउसेस, वहाँ गेस्ट पे हाउसेस बना अच्छे देंगे रोड तो वो इतना नहीं कैच कर पाएंगे। 100% राइट, यू आर 100% राइट कि जो हमारी टूरिज्म की जगह है वहाँ पे हमको एक अच्छा रोडों का नेटवर्क चाहिए। वहाँ पे वहां तो सिर्फ व्लॉगर्स ही आ सकते हैं अगर हमको वहाँ वहां पे की एक बात बहुत की जाए अच्छे तो। होटल चाहिए और वहाँ पे जो लोग आएंगे, जो फॉरेनर्स आएंगे, उनके लिए एक अच्छा मतलब खाने पीने का बंदोबस्त होना चाहिए। और वहाँ पे जब आप अपनी कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाएंगी, जब आप छोटी छोटी मार्केटिंग बनाएंगी, तो देखें एक जमाने में ज़ैनब मार्केट के अंदर रशियंस आया करते थे और यकीन माने वहाँ से माली मिलियंस डॉलर की डेली सेल हुआ करती थी, जबकि वो एक छोटी सी मार्केट थी। हमारे पास ऐसे सैकड़ों पॉइंट हैं। जब टूरिज्म आता है तो हमारे पास दुनिया के बेहतरीन पहाड़ हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन समुंदर हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन जंगलात हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन खंडरात हैं, हमारे पास ठंडा पानी, मीठा पानी है। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम अपने टूरिज्म को फरोग नहीं दे सकते। एक इसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। दूसरा, हमको एक एक्सपोर्ट पॉलिसी आज के दिन तक हमारे पास नहीं है। अगर काम तो हो रहा है, नहीं हो रहा काम। उसकी वजह क्या है कि अगर आप कल या परसों भी देखें लद्दाख दाऊद साहब का बयान, तो उन्होंने कहा था कि हमने 5 सेक्टर की पॉलिसी को दोबारा लेके आ रहे हैं। ठीक है, पॉलिसी 5 सेक्टर की नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी एक्सपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए। कि अगर फर्ज करें कि आपके 5 सेक्टर की पॉलिसी है और आपके 20 सेक्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 15 सेक्टर को डिस्करेज कर रहे हैं और सिर्फ 5 सेक्टर को इंकरेज कर रहे हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि अगर एक्सपोर्ट पॉलिसी हो और उसके अंदर उस सेक्टर के ऊपर हमको बढ़ाना चाहिए, उसके अंदर जो सेक्टर आज हम काम कर रहे हैं, अगर थिंक टैंक बनेगा और वो नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बनेगा कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, उस पॉलिसी के अंदर कोई रद्द बदल नहीं होगी, उस पॉलिसी की थिंक टैंक चेंज नहीं होंगे, तो यकीन माने कि हमारा मुल्क बड़ी तेजी से एक अच्छी सिमत के मर गामजन हो जाएगा। राइट पॉइंट्स। राशिद साहब, सलमान साहब के ऊपर चलते हैं। सलमान साहब, इन्होंने कुछ पॉइंट्स बड़े सही रेस किए हैं, जिसमें इन्होंने टूरिज्म और ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। दूसरा ये कि उन्होंने कहा है कि
5 सेक्टर्स की पॉलिसी ना हो, सबके लिए हो, एक्सपोर्ट पॉलिसी हो। अच्छा, पॉलिसी पे थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डिफरेंट सेक्टर्स की पॉलिसी ऑलरेडी आ रही है। जैसे सपोज अभी आपने टेक्सटाइल पॉलिसी के बारे में सुना, अब जाके अप्रूव हुई है, थोड़ी देर में आई बट आ गई। इससे पहले कोविड की सिचुएशन के अंदर कंस्ट्रक्शन पॉलिसी दी गई, कमाल की पॉलिसी थी, जिससे अलाइड इंडस्ट्रीज जो है वो हिट होती हुई दिखाई दी है। ऐसी ही अगर कोई इंडिविजुअल या स्पेसिफिक सेक्टर के लिए पॉलिसी आ जाए, या इंस्टेड ऑफ आपको तमाम पॉलिसीज के अलावा एक्सपोर्ट पॉलिसी चाहिए? देखिए राशिद साहब ने जो बात करी, इन्होंने बात करी है मैक्रो लेवल के ऊपर। इन्होंने बात करी कि एक एक्सपोर्ट पॉलिसी एज अ होल फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री, इंक्लूडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ सेगमेंट्स, चाहे उसमें टेक्सटाइल हो, चाहे उसमें फूड एंड एलाइड हो, चाहे उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे एवरीथिंग टू बी इंक्लूडेड इन दैट। देखिए जब कंस्ट्रक्शन ने, जो लास्ट कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी आई, उससे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अभी कुछ साल पहले एज अ इंडस्ट्री का को एक्सेप्ट किया गया कि कंस्ट्रक्शन दर्जा दिया गया। अब आज की तारीख में आप देखें तो पाकिस्तान से सीमेंट एक्सपोर्ट हो रही है। कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है? श्रीलंका जा रही है, अफ्रीकन रीजन्स में जा रही है, यूएई तक में जा रही है। बट दैट मीन्स कि आप नेशनल एक्सचेकर को डॉलर्स लेकर आकर दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स कि उस इंडस्ट्री पे फोकस आया। लोगों ने ये जो अभी टफ के जो बेनिफिट्स लिए स्टेट बैंक से, जो 2% का लोन था, इन सब का इम्पैक्ट अभी आना है। टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट्स हुई, जो दूसरे कंस्ट्रक्शन के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हुई, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब इनकी अभी दुनिया भर से इंजीनियर्स आए हुए हैं टू इंस्टॉल दोज इक्विपमेंट्स। इस साल के अगले 6 महीने में वो जो प्लांट एंड इक्विपमेंट आया है वो ऑपरेशनल कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसमें ना सिर्फ एक्सपोर्ट रिलेटेड है, उसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड भी लोगों ने बहुत सी चीज़ें इम्पोर्ट करी हैं, जिससे हमारी नेशनल जीडीपी के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट आएगा। अब बात आ रही है कि हमने जो आपका टॉपिक है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन, कमोडिटी इन्फ्लेशन, चीज़ें बढ़नी, हमें इस टाइम से उस टाइम तक जब ये करंट अकाउंट डेफिसिट का जो गैप है, आज की तारीख में आज IMF ने एक ट्रांच दे दी, कमिटमेंट आ गया 2-3 महीने के लिए, आप ब्रिज हो गए। उसको इतने बड़े तो पैसे नहीं आ रहे ना। करंट अकाउंट डेफिसिट एक बड़े अमाउंट का डेफिसिट है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। लेकिन करंट अकाउंट सरप्लस भी हुआ था रिसेंट, आपको याद हो पास्ट में, और ये फर्स्ट टाइम हुआ था। बट वो टाइमिंग क्या थी? वो आज से 1.5-2 साल पहले की नहीं सर, लास्ट ईयर की बात है, 6 मंथ्स हुए हैं तकरीबन, 6 मंथ्स, अगस्त सितंबर की बात है जी। टेक्सटाइल के दुनिया भर के ऑर्डर्स, ब्लेसिंग्स थी, आपको खुद ब खुद ट्रांसफर हुए थे। इंडिया पूरा बंद हो गया था। दिस इज द रीजन हमारे पास फोरकास्ट 20 बिलियन अबव है, 20 अब बिलियन क्या अबव हुआ डॉलर। कि अब ग्लोबली दुनिया खुल गया है। चाइना की एक्सपोर्ट्स उन्हीं रीजन्स में जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे थे वो खुलती जा रही हैं। आपके पास जो ऑर्डर्स आए हुए हैं, उस तमाम टेक्सटाइल वालों ने इस टफ टाइम में, जब ये सरप्लस का भी टाइम आया था और आज विंटर्स भी जो गुजारे, तो विंटर में गैस नहीं थी, तो उन्होंने वो ऑर्डर्स को लूज़ करने के बजाय उन ऑर्डर्स को लॉस में कंप्लीट किया कि हम ये कस्टमर लूज़ ना कर दें, हमारे मुल्क से ही कस्टमर ना जाए। अब क्या, अब गैस दोबारा से ठीक होनी शुरू हुई, आपका कोयटा बलूचिस्तान का टेम्परेचर गिरा, चीज़ें हुई तो आपके पास ही आया। बट ग्लोबली दुनिया भी तो खुल गया, इंडिया भी तो खुल गया दोबारा से, चाइना भी तो खुल गया, बांग्लादेश भी तो वही सारे कस्टमर्स जो आपके पास आए थे वो भी खुल गए। तो ऐसा नहीं है कि अब है चैलेंज का टाइम, अब दिस इज द टाइम कि हाउ वी परफॉर्म। राइट, चैलेंज का टाइम है। तैयारी क्या है हमारी? देखिए जी, तैयारी में सबसे पहले जो पॉलिसीज़ के ऊपर मैं राशिद भाई की इस बात को इंडोर्स करूंगा कि एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर नॉट ओनली फॉर टेक्सटाइल के अलावा भी तो इंडस्ट्रीज हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज, कमा के देगा उसके ऊपर पहले बात होती है। देखिए मसला ये है कि कमा के कैसे दे रहे हैं। ये इंडस्ट्री आज एशिया पैसिफिक में आप देखें, आफ्टर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स सेकंड एक्सपोर्ट इज राइस। आप मुझे बताएं, वेयर डू वी स्टैंड इन राइस? हमारे पास कितनी रिसर्च है? हम बासमती प्रोड्यूस करने वाली कंट्री, इंडिया से हम फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और हमारी एक्सपोर्ट एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड द लेवल ऑफ R&D इन इंडिया ने हाइब्रिड सीड इन्वेंट किए हुए। इंडिया का जो राइस है और टेक्नोलॉजी पे जो राइस भी उन 5 जो इंसेंटिव्स वाले सेक्टर्स हैं उसमें शामिल है वैसे, बाय द वे। तो नहीं है, उसके अलावा भी तो बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ से आपकी माइनिंग हो रही है, यहाँ से आपका जो पिंक सॉल्ट जो निकलता है, दुनिया
Rock salt, right. रॉक सॉल्ट, दे वांट इट, मिनरल्स के ऊपर पीपल वांट इट। तो देखिए ये कौन कर रहा है, ये वहाँ पे हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, या पंजाब, सेंट्रल पंजाब में की साइड हो रहा है। वहाँ पे अवेयरनेस, वहाँ पे लोगों की वो नॉलेज, ये सब चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ेगा, यूज़र फ्रेंडली अपग्रेड करना पड़ेगा, R&D जरूरी है। बहुत राशिद साहब आपके ऊपर आऊंगी। राशिद साहब, इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। हमारी जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी ही प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन हम उसमें वैल्यू एडेड नहीं करते, बल्कि उसको एज इट इज़ दे देते हैं। क्या लूज कर रहे हैं हम, अपने लोगों का होप या फिर अपनी प्रोडक्ट्स? देखिए, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लूज कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल को लूज कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पिछले 15, 20, 25 साल में हमारे जो कुछ होता रहा वो इतना मतलब मैस हुआ कि अब उसकी वजह से ये जितने मसाइल हैं ना, ये जो आज हम बोल रहे हैं ना, ये एक दिन का मसला नहीं है। ये 20 साल 25 साल की खामियां हैं जो आज हम एटलीस्ट अब बात तो हो रही है, अब काम तो हो रहा है। अब काम हो रहा है। लेकिन अब हमको मालूम क्या करना चाहिए, हमको पिछली तमाम बातें भूल के जो अभी आपने बात कही ना कि होना क्या चाहिए, हमको इसके ऊपर देखना चाहिए कि अब होना क्या चाहिए। और व्हाट इज इन हैंड एंड व्हाट टू डू नाउ। हमारे हाथ में बहुत कुछ है, स्टिल हमारे पास हमारे हाथ में बहुत कुछ है। देखिए, नंबर 1 तो ये है कि हमारी कॉटन की एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए कि हम अपनी कॉटन एक्सपोर्ट ना करें, हम अपनी कॉटन की प्रोडक्ट को खुद यहाँ बना के हम यहाँ इम्पोर्ट करते हैं। हम तो यहाँ इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, तो हम अपनी कॉटन को पीनट प्राइसेस के ऊपर एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो दुनिया होती है वो उसको एंजॉय करती है, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन वो लेती है। तो हमको चाहिए कि हम अपनी कॉटन को, अब तो हमारे पास एक्सपेंशन भी सर बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब हमारे पास अपनी ही कॉटन नहीं बचती, तो हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? मैं बताऊं, हम अपनी कॉटन जिन ममालिक को दे रहे हैं वो डेफिनेट अपने कोविड की चैलेंज कोई वो नहीं चैलेंज करा, हमने एक और चैलेंज भी वो करा, एक्सेप्ट करा। और वो चैलेंज ये था कि अगर आप कुछ अरसे पहले तक देखें, बल्कि आज के दिन तक देखें, तो पूरी दुनिया अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है ना वो पाकिस्तान में लड़ रही थी, और हमारे भी जितने पॉलिटिशियंस हैं वो किसी न किसी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन ये यहाँ पे हमारी जो फोर्सेस हैं, ये उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से पूरी दुनिया की प्रॉक्सी वॉर को शिकस्त दी, जिस तरह से पाकिस्तान को भंवर से निकल के लेके चले गए, और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आज बिल गेट पाकिस्तान आ रहे हैं और जितनी चीजें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अब एक अच्छी पोजीशन में आ चुका है। और अब हमको अपने कल के ऊपर काम करना पड़ेगा, और अपने कल पे काम करने के लिए मैं बार बार भी कह रहा हूँ कि हमको पॉलिटिसाइज से हट के एक बार बार देखें, एक चीज को मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेशनल पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी, इसके ऊपर अगर हम काम करेंगे, और अगर हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी इंडस्ट्रीज को अगर अपनी नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बना लेंगे, तो आप बिलीव करें कि हम बहुत तेजी से आगे ग्रो कर सकते हैं। राइट, तेजी से आगे ग्रो कर सकते हैं। चलें जी, करेंसी के हवाले से बात करनी है, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटी अपडेट्स देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,24,937 रुपीस, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,07,227 रुपीस, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,889.35, ऑयल WTI पर बैरल $89.28, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $90.48। इट मींस कि आज के दिन ऑयल प्राइसेस जो है वो थोड़ी डाउन साइड पे जाती हुई दिखाई दी हैं। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198.5, सेलिंग वाज 200.5, यूके पाउंड बाइंग रही 237.5, सेलिंग वाज 240 रुपीस, यूएस डॉलर बाइंग रही 175.9, सेलिंग वाज 177.5, चाइनीज युआन बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95, Saudi Riyal buying at 46.6, selling was 47.2. UAE Dirham buying at 48.6, selling was 49.3. Kuwaiti Dinar buying rahi 481.85, selling was 484.35. And lastly, Omani Riyal buying rahi 392.85, selling was 394.88. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। करेंसी प्राइस की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ एक पॉज दिखाई दे रहा है, और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी नॉर्मल होते हुए फाइनली एक बाउंस बैक कर जाएं या बैकफुट हो जाएं, तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। एक ब्रेक की जानब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड,
रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स हैं, राशिद साहब भी मौजूद हैं, सलमान साहब भी मौजूद हैं। सलमान साहब से मैं लास्ट कमेंट लूँगी। सलमान साहब, करेंसी के ऊपर बात हो रही है। आज के दिन हमने इंटरनेशनली ऑयल प्राइस भी थोड़े से बैकफुट होते हुए देखे। ऑब्वियसली ये गुड न्यूज़ है, और इसके साथ साथ करेंसी कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान की वैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन फर्दर कंसिडरिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, डिवैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट होगा। आप पाकिस्तानी करेंसी अगेंस्ट डॉलर डिवैल्यूएट करेगी, जिसकी मल्टीपल रीजंस हैं। इंटरनेशनल ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जिस लेवल पे गई, हमारा इंपोर्ट बिल सब्सटेंशियल है, और उसके अलावा एज पर IMF कंडीशन डॉलर ओपन है। सो हम उसको कहीं फ्री फ्लोट है और उसको हम कहीं बाउंड नहीं कर सकते। तो दिस इज गोइंग विद द फ्लो। आज IMF की एक ट्रांच का कमिटमेंट है, आ भी जाती है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा? उससे इम्पैक्ट 2 से 3 महीने होगा, उसके बाद क्या होगा? इसके लिए देखें, इसके लिए एक सर्टेन मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डिवैल्यूएशन होती है तो इन्फ्लेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी हर चीज़ महंगी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, उसको टाइट करने के लिए आपने मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर रिवीजन किया, उसको टाइट कर दिया, तो जो मनी सप्लाई फ्रॉम द मार्केट उसको आपने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाना शुरू किया। राइट। करेंसी के लिए आपको अपनी खारजा पॉलिसी को देखना पड़ेगा कि बायलैटरल ट्रेड्स किस तरह ज़्यादा इंप्रूव हो सकती हैं, बायलैटरल अरेंजमेंट्स कैसे हो सकते हैं विद इन द करेंट। जैसे आपने अगर किसी कंट्री से इंपोर्ट किया और उसी कंट्री को एक्सपोर्ट किया, तो बार्टर नेट ऑफ्स कैसे हो सकते हैं? देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस के जिससे आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जा सकते हैं। चलें जी, मैं राशिद साहब से लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। राशिद साहब, बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं, या फिर ये बोल रहे हैं कि बायलैटरल ट्रेड या मल्टीलैटरल ट्रेड कैसे मुमकिन है? इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। अगर बायलैटरल ट्रेड के ऊपर हम काम कर लें कि ठीक है, हमारी जितनी इंपोर्ट है, हम जिस मुल्क से इंपोर्ट करें, हम उससे कहें भी ठीक है, हम तुमसे ये चीजें इतने डॉलर की इंपोर्ट करेंगे और इतने तुम हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या फिर इस टाइप की कोई सिचुएशन होनी चाहिए। नहीं, बायलैटरल ट्रेड इज द बेस्ट, कि जितने इंपोर्ट आप हमसे करें उतने इंपोर्ट हम, तो हमारा जो डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। राइट, ठीक है ना। और हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत चीजें हैं, हमारे पास कॉटन भी है, हमारे पास फ्रूट भी है, हमारे पास सब्जी भी है, हमारे पास बहुत चीजें, एग्रीकल्चर भरा पड़ा है। राइट। चले जी, थैंक यू सो मच। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। सलमान साहब ने ज्वाइन किया। ओवरऑल देखा ये जा रहा है कि अगर पॉलिसीज बन जाएं, और अगर कहा यह जा रहा है कि पॉलिसीज आ रही हैं, टाइमली अगर डिलीवर कर दी जाएं, तो काफ़ी सारी चीज़ें, यानी कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। और खासकर वी नीड एक्सपोर्ट पॉलिसी आ जाए तो तमाम इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सकती है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।